इन्फ्लुएंजा। अब फरा, आपको पता ना, जब कोरोना वायरस आया तो बहुत सारे बहरान हमारे सामने आए इस मूजी बीमारी की वजह से, और जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों को शदीद इस बहरान ने, इस कोरोना वायरस ने मुतासिर किया, वहीं आर्ट की दुनिया में भी खलबली मचा दी है। और इससे बहुत ज़्यादा जो मुतासिर किया वो उन आर्टिस्टों को था जो कि पाकिस्तान के छोटे छोटे आर्टिस्ट जिनका लाइवलीहुड जो है वो इन चीज़ों के साथ था। आर्ट एग्जीबिशंस होना रुक गई, गैलरीज बंद हो गई, छोटे पैमाने पर काम करने वाले आर्टिस्टों की ज़िंदगियाँ जो है वो मफलूज हो गई। उनको बहुत सारा, जैसे खाने का बहरान तक उनके यहाँ आ गया, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। PNCA ने भी इस हवाले से बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें तकरीबन 20 के करीब सीनियर लोक फनकारों, साजिंदों और मौसीकारों को माली इमदाद फराहम की गई। और क्या क्या एफर्ट्स की जा रही हैं पेंडेमिक के दिनों में आर्ट की तरवीज के लिए, इसके फ़रोग के लिए, उस हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर जनरल PA फौजिया सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन शो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, जोशों में। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, फौजिया सईद साहिबा का एक बैकग्राउंड है, कमिंग फ्रॉम एन एक्टिविज्म, जहाँ पे आपने वुमेन राइट्स की बात की, आपने बहुत सारी, जैसे कहना चाहिए बॉन्डेड लेबर की बात की, और अब आर्ट तक का ये सिलसिला। पेंडेमिक में डील करने में क्या मुश्किलात आ रही हैं? एक तो ये था कि मैंने PNCA का चार्ज लिया जनवरी में, तो अभी मैंने मशीनों में तेल डाल के और अपनी स्पीड पकड़ी थी तो ये हो गया। तो ब्रेक लगाने बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ये साथ ही हमने स्विच किया बहुत से ऑनलाइन चीज़ों पे, और जिसकी इतनी हमें नहीं भी थी कैपेसिटी टेक्नोलॉजी की, तो वो हमें फ़ौरन अडॉप्ट करनी पड़ी। तो हमने ऑनलाइन कॉन्सर्ट शुरू किए, आर्टिस्ट को जिस तरह आपने कहा कुछ हमने इमदाद एक छोटे पैमाने पे दी, हर सूबे में ही दी, लेकिन ज़्यादातर ये कैबिनेट डिवीज़न कर रहा है जो बड़ा काम है। फिर उसके बाद हमने आर्टिस्टों को ट्रेनिंग दी कि वो अपने फ़ोन्स के साथ और चीज़ों के साथ छोटे छोटे माइक्स लेके ख़ुद से करना शुरू करें, जिससे वो काफ़ी फ़ायदा हुआ उनको। बिकॉज़ शुरू में हमारा ख्याल था 1 आध महीने चलेगा, फिर ये इतना लंबा हो गया सिलसिला, तो उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की ओरिएंटेशन बड़े काम में आई। अच्छा फौजिया सईद साहिबा, आजकल तो जैसे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, तो वाई नॉट PNCA's यूट्यूब चैनल, जहाँ पर कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम्स, अभी भी आप एक प्रोग्राम के उसमें राजस्थान, तो इस तरह की कोई चीज़ों के लाइव लोग देख सकें और बहुत सारे आर्टिस्टों से मुलाकात भी हो सके। हमने ये जब ऑनलाइन शुरू किया तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि लाइव हो, और उसमें जो मज़े की बात हुई, हम शाम को लेट रखते थे टाइम, तो अमेरिका से, UK से बहुत से हमारा इंटरनेशनल ऑडियंस हो गया, तो दैट वाज गुड। अभी भी राजस्थान जो था ये हम YouTube पे लाइव कर रहे थे, ठीक है, तो हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और YouTube का चैनल अब बन गया। हमें पता चल गया था कि आप ये सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो गुड लक। इट इज़ गोइंग वेल। इसका मतलब है रेनोवेशंस की तरफ और बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब हम बड़े स्पेसिफिकली, क्योंकि हम डील करते हैं मौसीकी को भी और विजुअल आर्ट्स को भी, फिल्म को भी, तो हम तीनों एरियाज़ में मज़े के प्रोग्राम्स रख रहे हैं। अब हम छोटी गैदरिंग्स पे आ गए हैं, फुल प्रोटोकॉल के साथ, मास्क्स और सब एहतियातें हम रखते हैं, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया है। तो अब कुछ बेहतरी भी आना शुरू हुई है, क्योंकि कोरोना का जैसे जोर कम हुआ, तो आप देख रही हैं कि उसमें बेहतरी आ रही है। कुछ ये भी है, फिर कुछ लाइवलीहुड का भी फ़ायदा हो गया ना। अब हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वापस इन फनकारों को एक रोज़ी का भी सिलसिला शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ बीन वेलकम्ड अ लॉट। खासतौर पर बलूचिस्तान के जो लोग फनकार हैं उनकी कुछ मुश्किलात के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, जिससे दिल को बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग फनकार हैं उनको तो सिर्फ मेलों ठेलों में या इस तरह के, जैसे आप वो सजाती थी, तो वहाँ पर आखिरी उनको मौका मिलता था। लाइवलीहुड तो सिर्फ परफॉर्मेंस से ही थी ना। सारे जो गुलूकार और साज बजाने वाले लोग हैं उनका वही था। तो अब हम ये कि क्लासिकल मौसीकी को अलग लेके चल रहे हैं, उसको हम प्रमोट करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल भी, गायकी भी, तो एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम्स की। ठीक है। फिल्म के लिए भी इसी तरह हमने फिल्म प्रोडक्शन का ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, 1 साल का। तो अब उसके एक्चुअली अपने फ़ायदे आते जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पे पहले हमें रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी कि भाई कैसे हम कर पाएंगे, लेकिन अब ये है कि गिलगित से, क्वेटा से, पसनी से लोग जो हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसे शायद ना आ सकते 1 साल के लिए इस्लामाबाद, लेकिन नाउ दे आर एबल। रजिस्टर करने का तरीका क्या है कि हमारे रिमोट एरियाज में बहुत से फनकार मौजूद हैं जिनको शायद पता ही नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म कैसे, हमने इस प्लेटफॉर्म पे आना है। PNCA से वाकिफ़ हैं, क्योंकि फनकारों को एक लोक वर्सा, एक PNCA नेशनल लेवल पे तो यही है, बाकी कल्चरल डायरेक्टरेट्स हैं जो सूबों में है, तो वो तो बल्कि अभी कोई भी इवेंट शुरू होने वाला नहीं होता तो मुझे फ़ोन कॉल शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। PNCA की महफिल
महफिल जो है बड़ी यादगार, जिनमें से एक रेशमा जी के साथ जो है मेरी, मुझे बहुत मेमोरीज अटैच हैं उसके साथ। कुछ उन इम्पोर्टेंट बातचीतों की भी बात करते हैं जो पिछले दिनों मुख्तलिफ अखबारात में छपती रही हैं आपके हवाले अच्छा जी, से, ज़रूर। कि आपने जब आप लोक विरसा में थी तो कोई कल्चरल एसेट्स थे या जो एक वहाँ पे बहुत बड़ा एक Archives डेटा था। मौजूद जी, था जी, जी, आर्काइव का, हाँ। उसको आपने डिजिटल किया जी। और वो फिर कहीं मुल्क से बाहर चला गया, वो क्या बस वो दास्तान? होता ही है कि जो अच्छे काम करो इस मुल्क में तो उस पे शाबाशी कम मिलती है और उस पे शोर ज़्यादा उठता है। सो जब शोर उठे तो ज़रा आप समझ लें कि कुछ अच्छा ही हुआ है शायद। लेकिन ये ऐसा है कि मैंने बहुत मेहनत की थी इन आर्काइव्स पे जो लोक विरसा की थी। तकरीबन 2.5 साल में मैंने 5-6 साल का काम किया था, 3 शिफ्टें लगा के, बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट इट बिफोर आई गो। तो वो डिजिटाइज करके सर्वर में अपलोड करके वो बिल्कुल सर्चेबल है, आप कुछ भी लिखो तो वो सर्च होके आता है। तो बस उस पे अब एक शोर मच गया कि जी वो बाहर कहीं CIA को बेच दिया है। तो उसमें सदाकत है कोई? क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे तो CIA को मेरा नहीं ख्याल हमारे लोकगीतों से शायद इतनी दिलचस्पी हो और वो YouTube पे भरे पड़े हैं और लोक विरसा के अपने गीत जो हैं वो सारे YouTube पे भरे पड़े हैं। और ये ऐसे देखा जाए तो ये लोक विरसा के गीत नहीं हैं, ये लोक इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये हर एक को आते हैं, यानी ये सीना बस। तो इनको तो चुराना वैसे ही इम्पॉसिबिलिटी है। इन गीतों को अगर आपकी को कॉम्पोजिशन हो तो वो तो कोई दे सकता है, बेच सकता है, लेकिन ये तो है ही अवाम की। आपको लग रहा है कि महज बल्ले बल्ले टोर पंजाबन दी, मतलब ये कोई नेशनल सीक्रेट तो है नहीं, या जो भी हो ना हो जमालो हो, ये कोई नेशनल सीक्रेट तो है नहीं कि कोई किसी को दे देगा या कोई खरीद लेगा। ये तो लोक विरसा या लोक लेकिन इसमें बैरूनी फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट की बात ही क्यों होती है? वो इस वजह से था कि हमने स्मिथसोनियन जो कि बहुत ही एक मैं समझूंगी क्रेडिबल इदारा है, कल्चरल इदारा है, उन्होंने हेल्प किया था बहुत एडवाइस के थ्रू, और जो US एम्बेसी उन्होंने इक्विपमेंट हमें दिया था। तो पैसे किसी ने भी नहीं दिए थे, लेकिन ये एडवाइस बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उसके बगैर नहीं कर पाया था ना लोक विरसा। तो वो अच्छा होता है कि आप बैरून मुल्क से अच्छी चीज़ लो, तो इतना ही है, उनका शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हमें वाइंड अप करना है और आपकी किताब भी आई है ऑन देयर ओन टर्म्स। हाँ, ये भी कोई औरतों की तहरीक के ऊपर आपने किताब लिखी है? जी, ये मेरी कंप्लीट हुई थी लास्ट ईयर और इस साल वो आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उसको किया है पब्लिश। इसमें मैंने तहरीकें, आपने जैसे कहा मैं मुंसलिक रही हूँ तहरीकों से भी, तो 4 तहरीकें हैं अपने दौर की जो डॉक्यूमेंट की हैं। मैं समझती हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़रूरी होती है कि अपने अपने वक्त की करी जानी चाहिए, ये काम पूरे करके जाने चाहिए। अच्छा, पेंटिंग्स की भी कुछ बातचीत हो रही थी कि 136 के करीब पेंटिंग्स हैं बड़ी कीमती जो कि गायब हो गई, उसके वाले से भी बता। ये ऐसा है कि ये 1973 से प्रोसेस चला हुआ है कि कहीं को बाहर गया, कोई रह गई वहाँ। इसका जिक्र पहले इतना नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है जब या तो कोई खातून टेक ओवर करती है, मुझे तो अभी 6 महीने हुए हैं, लेकिन बहरहाल एक तो वो था, और दूसरा एक बड़ा अच्छा वाक़या ये हुआ कि मुझे अप्रोच किया गया, एक ख़ातून है मैरी शमसा उनका नाम है, UK में, वो ख़ुद भी पेंटर हैं, और अनवर जलाल शमसा बहुत मशहूर हमारे पेंटर रहे, उनकी विडो हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने हस्बैंड की पेंटिंग्स दी थी जो PNCA ने वादा किया वापस करने का, और 35 साल से नहीं कर सके, वो अब हमने लौटाई हैं। ठीक है, तो उस पे भी ताली बजनी चाहिए वैसे तो। लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जो आप कर रही हैं आर्टिस्टों की प्रमोशन के लिए काम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट के मैदान से ना हमारे पास एक खबर है, और खबर वो है कि टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान किसे होना चाहिए। अजहर अली इस वक्त तो कप्तान है, लेकिन बात आई कि कोई तजवीज़ सामने आई है कि बाबर आजम को ही कप्तानी दे दी जाए T20 और वनडे के बाद। आप खुद भी तो एक कितने बड़े क्रिकेट लवर हैं, तो मैं तो अपनी राय तो यहाँ पर नहीं दे सकता कि मैं अपनी राय दूं, मेरी तो राय कुछ और हो जाएगी, लेकिन रमीज राजा साहब ने अपनी राय दी है। वो कहते हैं कि जी कि मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंप दें। और वहीं से ये सारी बहस जो है ना, इसमें ज़्यादा गर्मा गर्मी आई है। इस हवाले से हम जानेंगे कि हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो क्या कहते हैं। आकिब जावेद हमारे साथ हैं। आकिब जावेद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका क्या ख्याल है, ये जो कहा जा रहा है कि दोनों में से कौन कैप्टन होने के लिए ज़्यादा बेहतर और मौजू है, मोहम्मद रिजवान या अजहर अली? आपका वोट किसके साथ है? देखिए, थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा। जब ये क्रिकेट बोर्ड आया था 2-2.5 साल पहले, तो इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की थी वो सरफराज को कप्तानी से हटा दी थी, और उस वक्त पहले अजहर अली को गलत बनाया
क्योंकि अजहर अली की दूसरा टाइम था, पहले भी कप्तानी करके छोड़ चुके थे, खुद ही कहा कि मेरी बैटिंग पे कंसंट्रेट नहीं होता, लेकिन ये मिसबाह का फैसला था और एक साल बाद अगर आप पहले गलती की आप फिर दूसरी ना करें। बाबर आजम इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बट आई स्टिल फील कि उसको T20 और वनडे तक अभी रखें और अजहर अली को एक साल और चलाएं, और उसके साथ अगर उसको दो ऑप्शंस और है आपके पास जो कप्तान ग्रूम हो सकते हैं, एक है शान मसूद और दूसरे मोहम्मद रिजवान। तो एक साल तक अजहर अली को और मौका दें, क्योंकि ये कोई अच्छा हमने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप एक साल के लिए किसी को कप्तान बनाए, उसको हटा दें। अभी जो फैसला किया था मिसबाह को कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच उसको आपने रखा था, तो उसको भी एक साल और दे दें ताकि जो आपने डिसीजन लिए थे उसको कम से कम बैक तो करे क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है। आकिब जावेद साहब ये बता दीजिए कि क्या हम जल्दबाजी नहीं कर रहे? अगर हम रिजवान को कप्तान बना देते हैं, नेशनल T20 कप की उनकी कप्तानी को देखें तो आपको वो कप्तानी कितनी पसंद आई है, और क्या उसकी बिना पर हमें टेस्ट क्रिकेट टीम का उनको कप्तान बना देना चाहिए कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट वैसे उन्होंने नहीं खेली है अभी देखिए उनका एक ही टूर जो है वो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस आई है, ये जो इंग्लैंड वाला है, और एक सीरीज के ऊपर और इन एंड आउट कभी भी परमानेंट अपनी जगह नहीं बना पाए जी। तो मैं यही समझूंगा कि जो कप्तानी है उसको उस बंदे को करना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो अजहर अली को अगर आपने बनाया था तो आई थिंक कि उसको मौका और देना चाहिए, एक साल तक उसको और दे, कॉन्फिडेंस दें, और फिर आगे एक साल के बाद अगर आप देखते हैं तो शान मसूद मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी अगर एक पैकेज देखें, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी जो एक पर्सनैलिटी है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा आपको ये स्लेव एटीट्यूड ज्यादा अच्छा लगता है, जो ज्यादा बात मानता हो, बट आई थिंक शान मसूद वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अ वाइस कैप्टन। ठीक है, नहीं आपकी बातों से ये समझ आ रहा है कि एडहॉकिज्म पे कैप्टनसी को नहीं लेके जाना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब थोड़ा सा बता दीजिए, जिम्बाब्वे की टीम भी विजिट कर रही है और 3 वनडे मैचेस जो हैं जो कि पिंडी में खेले जाएंगे, 30 अक्टूबर है, 1 और 3 नवंबर को, उसके बारे में कोई हिकमत अमली क्या प्रपोज करेंगे आप? व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू बी अ विनर? और यंग प्लेयर्स को कितना चांस देना चाहिए? जरूर देना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आगे जाके मर्ज होंगे इनटू सुपरस्टार्स, बट आई थिंक कि आपको कभी ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी सीरीज जो है वो उसको हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है स्ट्रॉन्ग इनफ, और पाकिस्तान को डेफिनेटली एक एडवांटेज है कि जब से वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं उसके बाद T20 नेशनल T20 हुआ है, खासे आपस में जेलिन है, और आई वुड से कि मैच तो जिम्बाब्वे का कोई नहीं है, बट आई थिंक उसमें से अगर आप इस पूरी सीरीज में से कोई एक प्लेयर एस्टेब्लिश कर दे फॉर द फ्यूचर, सो आई थिंक वो अच्छा गोल हो। बिल्कुल ठीक। आकिब जावेद साहब, छोटी टीमें तो पाकिस्तान आ भी रही थी, हमें जिनका इंतज़ार था वो इंग्लैंड थी, साउथ अफ्रीका थी, ऑस्ट्रेलिया थी, अब इंग्लैंड के बाद कुछ दिलचस्पी जाहिर की है साउथ अफ्रीका ने भी। आप क्या देखते हैं, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट अब सही माने में पाकिस्तान लौटने वाली है? जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो सीरीज हुई है पाकिस्तान और इंग्लैंड की, इन इंग्लैंड और जिस तरह वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में आई, तो किसी ने शुरू करना चाहिए। अभी तक देखेंगे बहुत सारे मुल्कों में अभी तक भी लोग डरे हुए हैं कोविड को लेके, और पाकिस्तान से जो क्रिकेट जो गई थी वो तो बहुत पुरानी की बात है, 10-12 साल जब ये दहशतगर्दी वगैरह होती थी। जैसे हालात ठीक हुए मुल्क के, तो डेफिनेटली हर टीम जो है वो फ्यूचर में भी आती रही है, आएगी, और पास में भी सारी टीमें आती थी। आई थिंक ये तो सिर्फ होता है कि आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, आप कोविड को लेके जो सिचुएशन है उसको अगर आप इस एक बबल में प्लेयर्स को रखते हैं और ये क्राउड नहीं आता, तो फिर आई डोंट थिंक कि किसी कोई टीम मना करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये कुछ नए प्लेयर्स के बारे में भी बता दीजिएगा कि इनके प्रॉस्पेक्ट्स आपको क्या नजर आ रहे हैं और कितना आप इनको देख रहे हैं आगे कामयाब होते हुए? अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली हैं, खुशदिल हैं, तो इनमें से किसको आप समझ रहे हैं कि वो ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं? देखिए, हैदर अली ने अपना एक जो टैलेंट है वो PSL में भी दिखाया, उसके बाद इंग्लैंड में भी, और अभी भी हमने देखा कि उसके अंदर काफी टैलेंट है, और इस तरह के प्लेयर की पाकिस्तान को जरूरत थी।
जो कि अपना स्ट्राइक रेट उसका हाई हो और वो डरे ना आउट होने से। वेयरएज़ हम पीछे अगर देखें तो हमने कोशिश की कि इफ्तिखार और मोहम्मद आसिफ अली को लेके, बट आई थिंक ये यंग है, ये ज्यादा फायदा होगा अगर इसको आप खिलाएं, क्योंकि आगे जाके इन्होंने खेलना है, क्योंकि इफ्तिखार और आसिफ अली की क्रिकेट उतनी तो नहीं है जितनी अब एक यंग बच्चे के पास होती है। तो बॉलिंग में देखें जिस तरह से शाहीन और हारिस रऊफ ने मर्ज किया है, आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि काफी अरसे बाद आपको तेज बॉलर्स मिले। आई थिंक उनकी लुक आफ्टर करें और पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल होगा अगर ये शादाब इन फॉर्म है, ये अगर अच्छा पैकेज है जो कि T20 वर्ल्ड कप में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में होना है, तो आई थिंक कंडीशन भी सूट करेंगे, तो बहुत अच्छे गुड साइंस है। बिल्कुल। आकिब जावेद साहब, ये बता दीजिए कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इस वक्त जारी है, आप उसका स्टैंडर्ड देखते हुए क्या समझते हैं कि यहाँ से हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर प्लेयर्स मिल सकते हैं, या कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चांस मिलना चाहिए? पहले हमारे कुछ प्लेयर्स नाराज़ भी हैं, समी असलम नाराज़ हो गए थे, परफॉर्म अच्छा कर रहे थे। देखिए उसमें होता ही है कि प्लेयर्स को प्रॉब्लम कहाँ से आती है, और ये जो हमारे यहाँ 36 जो कैप्टन टेस्ट कैप्टन बदले हैं 52 से अब तक, तो ये हमें इंडिकेट यही करते हैं कि लेस देन 2 इयर्स एक टेन्योर है कैप्टन का। और अगर आप ऊपर देखें तो क्रिकेट बोर्ड में भी जो टेन्योर है वो भी 2 साल से ज्यादा नहीं बनता। तो ये होता क्या है कि ये हमने इसको लिंक किया हुआ है क्रिकेट बोर्ड को, पैटर्न चीफ पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते थे, अब प्राइम मिनिस्टर है। तो जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमारा जितना वो सारा एक काम चल रहा होता है वो एकदम से खत्म बंद हो जाता है, रुक जाता है, और फिर हम रीबिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। हमारे उसमें सिस्टम चेंज होते हैं, उसमें आपका चेयरमैन चेंज होता है, CEO चेंज होता है, कोच, टीम सिलेक्टर, कैप्टन। तो इसलिए वो जो तसलसल है, अगर आप इंग्लैंड की स्टडी करें तो उनकी जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया तो सबसे आगे है, उनका एक कैप्टन जो 4 ईयर उसका टेन्योर बनता है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से बोर्ड टूटे, गवर्नमेंट चेंज हो और सारे लोग चेंज कर दिए जाए। तो आई थिंक कि अगर आप जब तक इस क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलहदा नहीं करेंगे तब तक आपको इसी तरह से निज़ाम चलेगा, और कभी भी उस तरह की कंसिस्टेंट आप कभी भी नेशन नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक है। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आकिब साहब आपका। और उनके लिए जो है ना, शान मसूद उनको कप्तानी के लिए एक बेहतर उम्मीदवार लग रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बाबर को भी ना मिले और रिजवान को भी ना मिले, फिलहाल आप अजहर अली को जो है ना और जो बेहतर हिकमत अमली, जैसे उन्होंने टेस्ट के बारे में भी बात की कि बार बार कैप्टन बदलने से भी फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। एनीवे, जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि ये माह मुबारक जो है इसकी रहमतें और बरकतें मंसूब है रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात से, जिनका ज़हूर हुआ इस दुनिया में। 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जो कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न के तौर पे मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी होता है। इस हवाले से बहुत सी तैयारियाँ, बहुत से एहतमाम होता है, और वो तैयारियाँ और एहतमाम जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लबों को लाजमन सल्ले अला कहना ही पड़ता है। 12 रबीउल अव्वल की आमद है और शहरियों की तरफ से जोशो जज्बे से मनाने के लिए भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। झंडियाँ, बैजेस, आराइशी सामान और बरकी कुमकुमों की खरीदारी अरूज पर है। बाजारों में खरीदारी का रश बढ़ गया है, जिससे दुकानदार भी बहुत खुश हैं। रबीउल अव्वल का महीना है तो माशाल्लाह से बाज़ार में रौनकें लगी हुई हैं, माशाल्लाह से गाहकी भी गहमा गहमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग जो है झंडे परचेज़ कर रहे हैं, डेकोरेशन बाज़ार भी सजा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं अपने अपने घरों में। शहरियों का कहना है अपने घरों और गलियों को सजाने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। गली सजाने की तैयारियां रूज पर हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक हमें ऐसे ही तौफीक देते रहे, हम सजाते रहे। 12 रबीउल अव्वल उनकी विलादत का दिन है तो उनका जश्न तो सब नहीं मनाना है ना, इसलिए सब खरीद रहे हैं, चाहे सस्ता है चाहे महंगा, लेकिन खरीद रहे हैं सब। गलियाँ भी सजाएं, महल्ले भी सजाएं, अपने दिल की भी कैफियत बदलें और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन तख्त पर लाएं। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने के लिए कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। कैमरामैन ताहिर खोखर के साथ नवाज संगरार, 92 न्यूज़, लाहौर। बिल्कुल
तैयारी करें और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने दिल की कैफियत को बदलें और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की मुकम्मल कोशिश कीजिए। खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। यही हमारा उनसे मोहब्बत का, उनसे अकीदत का तकाजा है और यही हमारी गैरत ईमानी का भी हमसे तकाजा है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम सहाबा किराम अजमाइन पर। आपसे इजाज़त लेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ गुड डे।